Assalamu alaikum. So I am back with the next video in the series of front end development. हम already HTML CSS पढ़ चुके हैं, हमने देख ली कि स्टाइलिंग कैसे होती है। और आखिरी जो CSS की वीडियो थी उसके एंड में जो मैंने बात बताई थी कि जिस तरह हम CSS की डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स करते हैं क्लासेस को टारगेट करके कि इस क्लास पे ये स्टाइल अप्लाई करना है, इस क्लास पे ये स्टाइल अप्लाई करना है। सो व्हाट इफ़ वी मेक अ लॉट ऑफ स्टाइल्स और हम पहले से प्रीसेट क्लासेस नेम्स दे दें और उसके बाद हम अपने HTML कोड में सिर्फ क्लास का नाम लिखें तो वो वाला स्टाइल पिक कर लेगा जो हमने CSS फाइल में बनाया हुआ है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट बूटस्ट्रैप डज। तो बूटस्ट्रैप का मतलब ही यही है कि जो चीज़ मतलब एक बनी बनाई चीज़ को लिवरेज कर लेना। तो बूटस्ट्रैप करता क्या है कि इसने बहुत सारे स्टाइल्स पहले से बना के रखे हुए हैं और वो स्टाइल्स कि आपने सिर्फ क्लास कॉल करनी होती है अपने HTML कोड में और वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है। बाकी हम देखेंगे इस लेक्चर में कि बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को कैसे एक्सप्लोर करना है। उसके अलावा हम कुछ चीज़ें देख लेंगे इंडिविजुअल इसके जो स्टाइलिंग होती है वो कैसे होती है वाइल अप्लाइंग देम ऑन बटन्स, फॉर्म्स, नेविगेशन बार विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एक चीज़ जिसको कहा जाता है रिस्पॉन्सिव इंटरफेस के स्क्रीन के साइजेस चेंज हो रहे हैं तो आपकी स्क्रीन के विजेट्स ने कैसे बिहेव करना है। तो वो हम देखेंगे कि ग्रिड के अंदर बूटस्ट्रैप कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने VS कोड की तरफ जाते हैं। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। इसको मैं नाम दे देता हूँ बटन्स। हमारा पहला पार्ट बटन्स का है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं कोई CSS फाइल नहीं बना रहा, सिर्फ इस HTML में मेरी पूरी स्टाइलिंग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बाकी चीज़ें तो हमने पहले सीखी हुई हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर लूँ ताकि आपको नज़र आए और इसको ऐसे कर लेते हैं और यहाँ से हम न्यू विंडो खोल लेते हैं एंड पुट इट लाइक इस तरह, ओके। और इसका जो एड्रेस है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। अभी मतलब यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे अपीयर होगा अभी, क्योंकि फाइल बनाएंगे तो कुछ नहीं आ रहा। सो मैं अगर एक HTML का बॉयलर प्लेट कोड जो है वो इंपोर्ट किया। अब अगली चीज़ हमने ये देखनी है कि इसके ऊपर हमने बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको कोई चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको देख देख के उसको रेफ़र करके यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हमारे लिए सीखना इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र कैसे किया जाता है। करंटली जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है बूटस्ट्रैप का दैट इज़ 5.3। अच्छा, अब इस वर्जन को हमने यूज़ कैसे करना है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड वाया CDN, ठीक है। CDN स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN जो है आपके बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को पिक कर लेता है। बूटस्ट्रैप की फ़ाइल बेसिकली CSS फाइल ही है, समझे, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की जिसमें बहुत ज़्यादा स्टाइल्स अवेलेबल हैं। एक इस तरह की फ़ाइल अवेलेबल है और आप अब उसको लिंक कर देते हैं तो वो सारे स्टाइल्स जो हैं आपके HTML डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इंक्लूड वाया CDN में उसने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब इस लिंक को इंक्लूड कैसे करना है। आपका ये जो लिंक होता है ना, जिस तरह हम CSS फाइल को इंक्लूड करते थे, आपका लिंक जो है ये हेड में लगेगा, ठीक है। ठीक है, ये आपने इसके कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का बूटस्ट्रैप 5.3 वर्जन का लिंक दे दिया। अब आपके पास सारे वो स्टाइल्स अवेलेबल हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, अगर मैं बॉडी में लेट से कुछ लिखता हूँ ना, से heading 1 हेलो वर्ल्ड,
ठीक है, ये आपको हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूँ ना, यहाँ से जहाँ से मैंने इसको स्टाइल को लिंक किया हुआ है, एंड लेट्स सी इफ़ द स्टाइल चेंजेस। ये देखें जी, ये स्टैंडर्ड HTML का फॉन्ट है, और ये अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो ये स्टैंडर्ड बूटस्ट्रैप का फॉन्ट है। तो जैसे ये फॉन्ट चेंज होता है आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि नाउ बूटस्ट्रैप इज़ वर्किंग। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो स्क्रिप्ट है ना, आपकी दो फाइल्स हैं बेसिकली। ये देखें, बूटस्ट्रैप में एक जो है CSS फाइल है और एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। अच्छा, बूटस्ट्रैप में ना अक्सर कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें किसी ना किसी किस्म की मूवमेंट्स या अपडेट्स इन्वॉल्व होती हैं जो डायनामिक होते हैं। उनको रन करने के लिए आपको ये जावास्क्रिप्ट फाइल भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। इस फाइल को कहाँ इंक्लूड किया जाता है, इस फाइल को आप करते हैं एट द एंड ऑफ योर कोड। ठीक है, ये जो आपकी स्क्रिप्ट है ये एंड पे आ रही होती है। ठीक है, आपकी आपकी CSS फाइल इंपोर्ट हो गई और स्क्रिप्ट फाइल इंपोर्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि बूटस्ट्रैप में बाकी कंपोनेंट्स क्या हैं। अब वी आर रेडी टू अप्लाई एनी स्टाइल अवेलेबल इन दिस डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ से आप जाएंगे एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स पे तो आपको बने बनाए बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। अगर आपने कोई भी वेब एप्लीकेशन बनानी है जो इस चीज़ से मैच कर रही है, तो आप ये बनी बनाई एग्जाम्पल्स यहाँ से उठा सकते हैं। उसके अलावा क्या है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें हर किस्म का जो आपके एक वेबसाइट पे या वेब एप्लीकेशन पे कंपोनेंट यूज़ हो रहा होता है, उसका लिंक दिया हुआ है कि उसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद बटन्स। अगर हम बटन्स पे जाते हैं तो यहाँ पे देखें, उसने बटन्स के ना डिफरेंट किस्म के आपको फॉर्मेट्स बताए हुए हैं। आपने करना क्या है, ऑल यू नीड इज़ टू क्रिएट अ बटन। मैं इस हेलो वर्ल्ड के नीचे एक बटन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, उस बटन को नाम दे देते हैं, लेट्स से हेलो वर्ल्ड का ही नाम दे देते हैं। ओके, लेट्स मेक इट कोडिंग द ब्रेन्स। ठीक है, अब इस बटन को हम रेंडर करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ये आपका बटन आ रहा है विदाउट एनी स्टाइल। अभी यहाँ पे स्टाइल नहीं अप्लाई हुआ हुआ। स्टाइल कैसे अप्लाई होगा, हाँ, एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल अप्लाई हो चुका है क्योंकि आपने यहाँ से बूटस्ट्रैप का लिंक कॉल किया हुआ है, लेकिन उसकी कोई स्पेसिफिक क्लास अप्लाई नहीं हो रही। ये जो हमने डॉक्यूमेंटेशन देखी थी, यहाँ पे बूटस्ट्रैप की उसने डिफरेंट प्रीसेट क्लासेस बताई हुई हैं। तो अगर मैं बटन को ये क्लास दे दूँ, देन सी व्हाट हैपन्स। तो ये प्राइमरी क्लास जो है ये, चलें सक्सेस वाला दे देते हैं। ये देखिए जी, बगैर मेहनत किया, बगैर उसकी पूरी वो CSS डिस्क्रिप्शन दी है कि ये रेडियस यहाँ से इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, कलर ये होगा, फॉन्ट का कलर ये होगा, उसके बगैर उसने एक बटन पे स्टाइल अप्लाई कर दिया। एक और इसकी अभी आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड बटन जो है बिल्कुल कोने से लगा हुआ है। साइड से हल्के हल्के मार्जिन देने के लिए ना बूटस्ट्रैप में एक क्लास इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं कंटेनर। अगर आप हर चीज़ को इस कंटेनर के अंदर डाल देंगे ना, तो साइड से हल्के हल्के खूबसूरत से मार्जिन आ जाएंगे। ये देखिए, हल्का सा मार्जिन आ गया, दूसरे एंड पे भी इसी तरह आ जाएगा। अच्छा, अभी जो इसमें मज़ीद सीखने वाली चीज़ है, हमने एक एक कंपोनेंट देख लिया, उसका स्टाइल करके देख लिया। अब आप मज़ीद ये चीज़ देखें कि लेट से आपने इसके स्टाइल को ओवरराइड करना है। आप कह रहे हैं अच्छा यार, ये ग्रीन का तो ये तो लिमिटेड से कलर्स हैं, मतलब ये 5-6 कलर्स हैं, मैं अच्छा इसके अलावा कोई यूज़ ही नहीं कर सकता, अगर क्लास में डिफाइंड नहीं, क्यों नहीं यूज़ कर सकते। आपने इस स्टाइल को ओवरराइड करना है। स्टाइल को ओवरराइड कैसे किया जाता है, यहीं पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में यू विल राइट स्टाइल। ठीक है, एट्रीब्यूट में इसका बैकग्राउंड कलर,
आगे आपको जो चाहे बैकग्राउंड कलर चाहिए, ये तो चले कुछ प्रीसेट सिस्टम के कलर्स आ रहे हैं। आप इसके अलावा आरजीबी में डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर आप उसमें हेक्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। यू कैन पुट एनी कलर ओवर है। सो लेट से मैं यहाँ से मैरून डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, सेव करूँगा। अब देखें इस पे कलर जो है ये वाला अप्लाई हुआ है। उसने इस क्लास को इग्नोर कर दिया और ये जो आपका दिया हुआ कस्टम कलर है इसको अप्लाई कर दिया। सो जब भी आप कोई इस तरह का स्टाइल अप्लाई करेंगे ना, वो प्रायोरिटी देगा आपके कस्टम स्टाइल अप्लाई हुए हुए। कोई कस्टम स्टाइल नहीं होगा तो वो बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करेगा, उससे जो स्टाइल आ रहा होगा। अभी आपने देखें सिर्फ कस्टम स्टाइल में सिर्फ बैकग्राउंड कलर को ओवरराइड किया, आपने रेडियस को ओवरराइड नहीं किया। सो रेडियस अभी भी वो बूटस्ट्रैप वाले स्टाइल के उठा रहा है। ठीक है। अच्छा, मज़ीद क्या तरीका होता है, आप इधर हेड में भी जाके ना एक स्टाइल फाइल डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, ऑन पर्पज़ नहीं बताई थी। जिस तरह आप CSS में एक अलग से जाके स्टाइल डिफाइन करें, लेट से बहुत ज़्यादा स्टाइल्स डिफाइन करने वाले नहीं हैं, तो क्या तरीका है कि आप यहाँ पे स्टाइल डिफाइन करेंगे। लेट से मैं यहाँ पे इसको ID दे देता हूँ, ID इज इक्वल टू माई बटन। ठीक है, ID का स्टाइल हम कैसे करते थे, लॉक हैश लगा के। और यहाँ पे हम कह देंगे बैकग्राउंड कलर मैरून नहीं करेंगे, कोई और करेंगे। लेट्स से वी सेट एनी अदर, इस तरह कोई कलर हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये RGB में डिफाइन हो गया। लेट्स सी अब कौन सा स्टाइल अप्लाई होता है। ये देखें अभी आपका ये वाला स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि वो अभी भी यहाँ पे जो आपने डायरेक्ट स्टाइल अप्लाई किया है उसको प्रायोरिटी दे रहा है। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ से अगर ये वाला स्टाइल रिमूव कर देता हूँ, अभी उसने बूटस्ट्रैप वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया। ओके, इफ आई डू इट विद द क्लास, ये देखें जी। अब मैंने इस क्लास पे जब स्टाइल अप्लाई किया है ना, तो उसने ये वाला स्टाइल जो है वो ओवरराइड कर दिया। लेट्स सी अगर मैंने यहाँ पे भी स्टाइल दिया हुआ तो फिर कौन सा वाला किस वाले को प्रायोरिटी देता है। बैकग्राउंड कलर मैरून ही कर लेते हैं। ये देखें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो यहाँ पे दिए हुए स्टाइल को कह रहा है, उसके बाद वो यहाँ वाले स्टाइल को चेक कर रहा है, उसके बाद वो आ रहा है इस पे जो आपने बटन पे अप्लाई किया हुआ है बूटस्ट्रैप का स्टाइल। अच्छा, अगर आप CSS फाइल बना लें तो उसमें प्रायोरिटी का ऑर्डर जो है वो तब भी यही चलेगा। सबसे पहले वो इसको प्रायोरिटी देगा जो यहाँ पे आप स्टाइल देंगे, उसके बाद वो इसको प्रायोरिटी देगा, उसके बाद वो CSS फाइल में अगर आपने डिफाइन किया है उसको देगा, और उसके बाद आएगा वो बूटस्ट्रैप वाले स्टाइल पे, इस क्लास को पकड़ेगा कि इस क्लास का जो भी स्टाइल है। सो दिस इज़ हाउ यू विल ओवरराइड डिफरेंट स्टाइल्स। बटन्स की बात हो गई, इसके बाद हम चलते हैं फॉर्म्स के ऊपर। लेट्स सी इसकी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म्स के बारे में क्या कहती है। कंपोनेंट्स, यूटिलिटीज, फॉर्म कंट्रोल। इनपुट ग्रुप, ये डिफरेंट किस्म के इसके फॉन्ट्स की स्टाइलिंग है। अच्छा, यहाँ पे ना उसने एक फॉर्म का ना एक बना बनाया आपको कोड भी दिया हुआ होगा। ठीक है, आप उसके हिसाब से उसमें कुछ क्लासेस लिखी होंगी फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, लेट से हम इस पूरी इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं।
ये देखें एक खूबसूरत सा ना आपका आगे फॉर्म भी क्रिएट हो गया। इसमें प्लेस होल्डर पहले से लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको आप कह दें प्लेस होल्डर से लिखा हुआ नेम एट example.com, यहाँ पे आप कह दें ओके। ये वैसे इट इज़ फाइन। प्लेस होल्डर एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया को आप एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया लिखने के बजाय इसके ऊपर आप लेबल दे दें जस्ट योर फीडबैक। ठीक है, ठीक है। अब ये खूबसूरत सा ना आपके पास एक, अब देखें एक नॉर्मल वेबसाइट में ना और एक बूटस्ट्रैप में क्रिएट की हुई में एक डिफरेंट सा टच होता है। एक खूबसूरती नज़र आती है आपको, नीटनेस नज़र आती है, कुछ कलर्स बेहतर नज़र आते हैं। अब अगर मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप को कमेंट कर दूँ, जो बूटस्ट्रैप का मैंने नेटवर्क लिंक लगाया हुआ है, उसके बाद आप देखें आपके पास ऐसी चीज़ क्रिएट हो रही होती है। ठीक है, जस्ट एडिंग दिस बूटस्ट्रैप टू द स्टाइल, आप देखें आपका स्टाइल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है विदाउट डूइंग टू मच एफर्ट। ठीक है। सो इसकी मैं एक सेपरेट फाइल बना देता हूँ जिसमें इसको हम कह देते हैं पार्ट 2 लिख के फॉर्म्स। ठीक है, और ये बटन्स वाले से मैं फॉर्म वाला हटा रहा हूँ पार्ट, सॉरी ये उसमें से हट गया। ओके, ठीक है, और इसका कॉपी पाथ करके यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा लेट से अगर आपने से उस पे जाना है, पासवर्ड वाली फील्ड क्रिएट करनी है, ईमेल एड्रेस के नीचे पासवर्ड लिखना है या कोई लॉगिन पेज बनाना है, तो उसके लिए ना आप एक क्लास यूज़ करते हैं फॉर्म ग्रुप के नाम से। इसके नीचे हम एक और फॉर्म बनाते हैं, इसी कंटेनर के अंदर बनाते हैं। डिफ, इसको हम नाम दे देते हैं फॉर्म ग्रुप का, और इस फॉर्म ग्रुप के अंदर इनपुट एक रखते हैं ईमेल। ठीक है, और चलें, ये ईमेल वाली फील्ड तो पहले भी क्रिएट है। यहाँ पे एक इनपुट रखते हैं हम ईमेल की, और इसी तरह फॉर्म ग्रुप का एक और बनाते हैं, यहाँ पे हम टाइप रखते हैं पासवर्ड। ठीक है, लेट्स सी अभी क्या होता है। आपके पास ये दो इस तरह की सख्त किस्म की फील्ड्स आ गई। खूबसूरती नहीं है अभी इसमें बूटस्ट्रैप वाली, बिकॉज आपने क्लास ही नहीं अप्लाई की है। ठीक है, अभी आपने और क्या क्या इस पर क्लासेस अप्लाई करनी है। आ, इस पे आप क्लास अप्लाई कर दें फॉर्म कंट्रोल, जो आपका इनपुट है। ठीक है, ये देखें जी, इसमें ये वाली खूबसूरती आ गई। ये देखें, ये हाईलाइट भी होता है इस तरह करके, और आप जैसी इस पे अप्लाई करेंगे फॉर्म कंट्रोल, ये भी हो जाएगा। अब आपने इनके ऊपर हेडिंग देनी है, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है कि आप इनको कोई ना कोई आईडी दें। ठीक है, इनपुट की मैं आईडी दे देता हूँ, इसको मैं पास कह देता हूँ। ठीक है, और ईमेल को मैं आईडी दे देता हूँ ईएम कह देते हैं। ठीक है,
और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लेबल लगाना होगा, लेबल फॉर ईएम, लेबल क्या होगा, ईमेल, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर मैं लेबल फॉर पास और पासवर्ड, और इम्प्रूव हो जाएगा ये थोड़ा सा, ये देखें जी, ईमेल पासवर्ड। सो दैट्स मेनली अबाउट द फॉर्म्स। इसके अलावा आपने मज़ीद इसकी बहुत डिटेल में फॉर्म्स की स्टाइलिंग करनी है तो इस फॉर्म फॉर्म वाले इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लें। इसमें इनपुट ग्रुप कैसे हैं, ये रेडियो बटन्स वगैरह कैसे लगते हैं, चेक बॉक्स रेडियो बटन्स, इसकी हमने जनरल फॉर्म तो ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। बट जब आप बूटस्ट्रैप में काम कर रहे होंगे तो आपको इसके यहाँ से इस तरह के बने बनाए कोड्स मिल जाएंगे और कुछ स्टाइलिंग इस पर अप्लाई हुई भी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम फॉर्म से आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विच इज़ नेविगेशन बार। नेविगेशन बार क्या होता है, ये जो आप ऊपर देख नहीं रहे, ये जो पट्टी आ रही है सब साइड पे, जिस पे आपको हर लिंक मिल रहा है वेबसाइट का, और यहाँ से आप चीज़ें कुछ ड्रॉप डाउन करें तो इस तरह भी हो जाएंगे। सो अगली चीज़ पे चलते हैं, दैट इज़ इसको हम कह देते हैं पार्ट 3, नैव बार, ठीक है। नैव बार बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और नैव बार जो है इसका भी बना बनाया फॉर्मेट जो है आपको बूटस्ट्रैप में मिल जाएगा। तो देखते हैं इसमें हमारे पास क्या एग्जांपल है नैव बार की। ओके, नैव बार, अच्छा जी, ये देखें, ये एक काफ़ी सारे नैव बार के ना डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स में उसकी डिफरेंट कन्फिग्रेशन, डिफरेंट क्लासेस, जितनी भी क्लासेस रिलेट करती हैं नैव बार से और उसके स्टाइलिंग से, वो यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। सो हम नैव बार ऐड करते हैं, ये जो सबसे पहले इसने दिया हुआ है, यहाँ से मैं इसका पूरा एक कोड कॉपी करूँगा और दिस नैव बार this nav bar goes before this कंटेनर, ठीक है। ये पूरा नैव बार का कोड इस हेलो वर्ल्ड से ऊपर मैंने डाल दिया, ठीक है। लेट्स सी ये नैव बार आता है और कैसा आता है। ये देखें जी, आपका ये नैव बार क्रिएट हो गया। इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं, और मज़े की बात ये, इसको आप बड़ा करेंगे ना तो ये एक्सपेंड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप इसको छोटा करेंगे तो ये इस हैमबर्गर आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करके ये जो ओपन और क्लोज हो रहा है और ये इसके ड्रॉप डाउन्स चल रहे हैं और ये जो मूव हो रही है साइड, ये पॉसिबल होता है जावास्क्रिप्ट से। जो इधर से हमने जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट नहीं इंक्लूड की थी, अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट कर दूँ एंड देखते हैं फिर ये चीज़ काम करती है या नहीं करती। ये देखिए, मैं इसको क्लिक करूँ कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये तो हो जाएगा। ड्रॉप डाउन को दबाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ओके। सो ये दोनों चीज़ें काम करें कि ये नैवबार भी बने और आप जब भी दबाएं तो रिस्पॉन्ड करे। तो उस रिस्पॉन्सिवनेस को जनरेट करने के लिए ये जो जावास्क्रिप्ट वाला लिंक है ये इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। इस लिंक को जैसे हम इंक्लूड करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और ये देखें ये वापस चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब नैव बार की डिफरेंट किस्म की कन्फिग्रेशंस हैं। लेट्स से अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे इसने कलर जो है इसका खूबसूरत सा डार्क सेट किया हुआ था इसमें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, डाटा बेस थीम डार्क, ये नैव बार की हमने ये सेटिंग्स करनी है, ठीक है। नैव बार और बैकग्राउंड डार्क, ये
ये तो क्लास ऑलरेडी लगी हुई है नैव बार की, क्योंकि ऑब्वियसली वो नैव बार है। ये बैकग्राउंड डार्क वाली क्लास नहीं लगी हुई थी, इसको हम इसके आगे ऐड करके देखते हैं। लेट्स सी इसका क्या इफ़ेक्ट आता है हमारे नैव बार पे। ये देखें जी, ब्लैक हो गया नैव बार। चलें जी, अब आपका ये नैव बार बिल्कुल सही काम करे। बाकी आप इस नैव बार के कोड को एडिट करके उसमें जो चीज़ें चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बाकी चीज़ें उसमें उसी तरह चलती हैं। ठीक है, सो दिस वाज मेन थिंग्स अबाउट द नैव बार। अच्छा, इसके बाद जो है ना, इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, दैट इज़, इसको हम कहेंगे पार्ट 4 ग्रिड डॉट एच टी एम एल। मैं इसी नैव बार के कोड को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसी का कॉपी पाथ करके ये कर देते हैं। लेट से यहाँ से नीचे हमने एक ग्रिड क्रिएट करनी है। ग्रिड क्या होती है? टेबल टाइप ना, कोई चीज़ को आप ग्रिड कहते हैं। तो ग्रिड पे आते हैं। अब ग्रिड में मेन चीज़ जो है ना सीखने वाली, वो ये है कि आपने उसको साइजेस चेंज होने के साथ रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है। ठीक है, अच्छा उसके लिए आपने क्या करना होता है। अच्छा, इसके लिए अभी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपका कोई भी HTML पेज है ना, वो 12 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ होता है। ठीक है, इसको मैं अगर आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करूँ, इस छोटे ब्राउज़र को नहीं यूज़ करते। ग्रिड के 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, आप किसी कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ओके, ये इतना क्लियर नहीं है। ओके जी, यहाँ से आपको देख के थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि ये जो आपको रेड रेड पट्टियाँ नज़र आ रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपका जो वेब पेज होता है ना, वो हमेशा इन 12 कॉलम्स में डिवाइड हुआ होगा जब आप बूटस्ट्रैप से स्टाइलिंग कर रहे हैं। अब आपने कितने साइज़ की स्क्रीन में किसी कॉलम को कितना एरिया असाइन करना है, मतलब कितने कॉलम्स की ग्रिड उसको असाइन करनी है, ये आप जो है बताते हैं कि इसके डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा, ये 12 वाली बात अभी आपको बेहतर समझ आ जाएगी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं इसी के नीचे। अच्छा, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना आपको रोज़ और कॉलम्स बनाने होते हैं। अब वो रोज़ और कॉलम्स कैसे बनेंगे, आप डिव बनाएंगे और उसको देंगे क्लास रो। ठीक है, ये रो और कॉलम करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो वो आपका सिस्टम है वो टेबल फॉर्मेट में चला जाता है, वो ग्रिड फॉर्मेट में चला जाता है। जब वो ग्रिड फॉर्मेट में जाता है तब वो जब भी आप अपने ब्राउज़र का को रीसाइज कर रहे होते हैं, मकसद क्या होता है इस चीज़ का कि कोई चीज़ मोबाइल पे देखी जाए, कोई चीज़ टैबलेट पे देखी जाए, कोई चीज़ बड़ी स्क्रीन पे देखी जाए, छोटी स्क्रीन पे देखी जाए, हर स्क्रीन के हिसाब से वो अपने आप को ऐसे मैनेज करे कि चीज़ आपको अच्छी नज़र आए। अच्छा, अब इस चीज़ का मतलब क्या, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर लेट से इस रो के अंदर आपने 3 कॉलम्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब जब आप कॉलम की क्लास डिफाइन करेंगे ना, तो आप कहेंगे कॉलम जो है
वो लार्ज स्क्रीन पे 4 कॉलम्स लेगा। 12 कॉलम्स होते हैं ना, 4 पहले ने ले लिया। ठीक है। अब आप यहाँ पे विजुलाइज नहीं कर पाएंगे कि हो क्या रहा है। देखिए मैंने मतलब 3 कॉलम्स बना दिए जो 4 4 सब कॉलम्स ले रहे हैं, जो कि टोटल 12 होते हैं। तो एक रो में 12 कॉलम्स ऑक्यूपाई हो गए। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से इसको रिफ़्रेश करूँ, आपको नज़र कुछ नहीं आएगा। उसकी वजह ये है, एक मिनट यहाँ से मैं कॉपी पात करके तो इसको डालूँ। ठीक है, आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं इनको ना बॉक्स कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे ये रीशेप हो रहे हैं। सो एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं बॉक्सी के नाम से। बॉक्सी कोई ऑल एग्जिस्टिंग क्लास नहीं है, इसको मैं ख़ुद से स्टाइल करूँगा। ठीक है, बॉक्सी बना के ऊपर मैं एक कस्टम स्टाइल डाल दूँगा कि ये जो बॉक्सी क्लास है इसको बैकग्राउंड जो है कोई भी दे दें, लाइट ब्लू दे दें। ठीक है, और इसको एक बॉर्डर दे दें ताकि आपको नज़र आए कि ये है क्या। अच्छा जी, वापस आते हैं अब इसको बिल्ड करने पे। इसको हम कंटेनर क्लास में डालते हैं। आई जस्ट वांट कि ये चीज़ अपीयर हो आपके सामने। अच्छा जी, कंटेनर में ये थोड़ा सा हो इस तरह हो गया। अच्छा, अगर हम कहें कि स्मॉल में ये 4 ले रहा है, आगे चलते हैं अगली रोज़ बनाते हैं, ये चीज़ आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ओके, मैंने बेसिकली इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं डाला, दैट्स वाई इट इज़ नॉट शोइंग अप एनीथिंग। इसको मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ कॉलम लार्ज 4। ऑब्वियसली कंटेंट नहीं डालूंगा तो उसकी विड्थ कैसे बनेगी रो में। ओके, सो दैट्स इट। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ थोड़ा सा अगर हम गैप डाल दें फॉर्म के आगे। अच्छा जी, अब आप देखें कि अब यहाँ से आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी हो क्या रहा है। हमने कहा कि ये 4 कॉलम्स लेगा, ये भी 4 कॉलम्स लेगा, ये भी 4 कॉलम्स लेगा। तो वो तो यहाँ पे ये 4 कॉलम्स में फुल विड्थ पे कैसे आ गए? ये तो 12 के 12 कॉलम्स ले रहा है, मतलब फुल विड्थ जो थी वो तो 12 कॉलम्स थी। तो एक्चुअली हमने कहा था कि वो लार्ज स्क्रीन पे 4 कॉलम्स लेगा, हमने ये नहीं कहा था वो स्मॉल स्क्रीन पे। सो करंट साइज ऑफ स्क्रीन इज़ नॉट लार्ज। इसको जैसे ही आप लार्ज करेंगे तो वो 4 4 कॉलम्स में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा।
ठीक है, अब इसका इफेक्ट देखें। यहाँ तक स्क्रीन लार्ज है, जैसे जैसे आप इसको छोटा करते जा रहे हैं, द मोमेंट वो अपनी लार्ज कैटेगरी से निकल के मीडियम कैटेगरी में आता है, तो दे विल अरेंज देम लाइक दिस। ठीक है, अब वो एकदम मीडियम में आ गया, मीडियम के बाद आप उसको स्मॉल में भी ले जाएं तो वो इसी तरह करेगा, वो 12 के 12 कॉलम्स ले रहा होगा। अच्छा, अब अगर आप उसको कह दें, इसके नीचे एक और एग्जांपल देता हूँ इसी तरह की। अगर आप कह दें कि मीडियम तक 4 कॉलम्स लेने हैं, अब लार्ज में तो सारे 4 कॉलम्स ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लार्ज में ये ऊपर वाला भी 4 कॉलम्स ले रहा है, 4 4 4 मतलब 12 कॉलम्स ले रहे हैं, ये भी 4 कॉलम ले रहा है, ये भी 4 कॉलम ले रहा है, ये भी 4 कॉलम ले रहा है, लेकिन ऊपर वाली रो में हमने कहा था कि वो लार्ज स्क्रीन की हद तक ही 4 4 कॉलम्स लेंगे, उसके बाद कोलैप्स हो जाएंगे। इसको हमने कहा कि ये मीडियम तक 4 कॉलम्स लेगा। तो अब देखें, जब मैं इसको रीसाइज करना शुरू करूँगा, जैसे लार्ज कैटेगरी से निकल के स्क्रीन मीडियम में जाएगी, ये देखें जी, ये जो ऊपर वाली रो थी ना, इसमें ये तीनों कोलैप्स होके एक को उसमें आ गए, एक तरतीब में आ गए, और ये अभी भी अपने 4 4 कॉलम्स मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन इज़ नाउ इन मीडियम रेंज। जैसी स्क्रीन स्मॉल होगी तो ये उसी तरह हो जाएंगे जिस तरह ऊपर वाले हैं। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल ये होता है कि लेट से आपने कोई कार्ड्स बनाए हुए हैं, कोई इमेजेस डाले हुए हैं, आप नहीं चाह रहे कि आप स्क्रीन को छोटा कर दें तो वो 12 के 12 कॉलम्स में अपने आप को मेंटेन करके ना कंप्रेस हो जाए और आपको छोटा छोटा नज़र आ रहा हो। आप चाहते हैं कि वो ऊपर नीचे डिस्प्ले हो ताकि आपको चीज़ एटलीस्ट सही नज़र आए। आपने अक्सर देखा होगा, आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, जब आप उसको फुल स्क्रीन में खोलेंगे तो आपको एक लाइन में कोई 5 6 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, और जब आप छोटी स्क्रीन में खोलेंगे तो वही चीज़ें ऊपर नीचे अरेंज हो जाती हैं। सो इस चीज़ को कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। स्क्रीन के साइज़ चेंज के हिसाब से रिस्पॉन्सिवनेस ज़रूरी होती है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन कंप्यूटर पे भी खोली जाएगी, टैबलेट पे भी खोली जाएगी, मोबाइल पे भी खोली जाएगी। ठीक है, अब अगर हम एक और इसी तरह का कंटेनर बना लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि उसने स्मॉल साइज़ तक अपने आप को मेंटेन करना है। ठीक है, ये देखें, अब वो स्मॉल साइज़ में अपने आप को मेंटेन कर रहा है, वो कोलैप्स नहीं हुआ। ठीक है, बाकी हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर इन इन वाले 3 ने जो है अपने आप को इतना कर मीडियम तक करना था, और ऊपर वालों ने अपने आप को लार्ज तक ही करना था। ठीक है, अच्छा, इसमें आपके पास ये कंपलसरी नहीं है कि आपने 4 4 ही कॉलम्स देने हैं, आप कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहें कि इन सब ने 2 2 कॉलम्स लेने हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने मीडियम की बात की। जब इसको मीडियम पे लेके जाएंगे, ये देखें, ये 2 2 और 2 कॉलम्स ले रहा है, इसका मतलब है टोटल इसने 6 कॉलम्स लिए हैं, बाकी 6 इसने खाली छोड़ दिए हैं। ठीक है, टोटल 12 कॉलम्स होते हैं ना टोटल, जिसने जितने उससे लेने हैं। सो दिस इज़ हाउ यू विल एडजस्ट द साइजिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रिड। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा स्मॉल के बाद एक्स्ट्रा स्मॉल भी होता है, आप उसको एक्सेस से डिनोट कर सकते हैं, इससे भी छोटी स्क्रीन हो जाती है। अभी देखें, ये जो है ना, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा वापस 4 पे ले जाऊँ। ठीक है, और इसको मैं कॉलम मीडियम का नाम दे देता हूँ, और इसको मैं स्मॉल का नाम दे देता हूँ, ताकि तब जब आप ये फ़ाइल देखें तो आपको समझ आ रही हों चीज़ें। और इसी तरह मैं एक और कंटेनर बना देता हूँ जिसको मैं एक्स्ट्रा स्मॉल कैटेगरी में ले जाऊँगा। एक्स्ट्रा स्मॉल को आप एक्सेस लिखते हैं, और एक्स्ट्रा लार्ज को एक्सेल लिखते हैं, इससे भी बड़ी स्क्रीन होती है। ठीक है जी।
अच्छा, ये एक्स्ट्रा स्मॉल जो है ये आई थिंक यहाँ पे काम नहीं कर रहा। मे बी इसकी सपोर्ट ख़त्म हो गई हो इस वाले बूटस्ट्रैप में। सो लेट्स स्टे टिल स्मॉल। ये देखें ना, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि उसको होना चाहिए था ना इस तरह। ये देखें एक्स्ट्रा स्मॉल जो है वो शुरू से ही कोलैप्स हुआ हुआ है, वो उस तरह चार चार कॉलम्स ले ही नहीं रहा। आप जो चाहे स्क्रीन का साइज़ करते हैं वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। वो है ही ऊपर नीचे हर साइज़ में, बाकी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये देखें। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं कर रहा। सो मे भी इसकी सपोर्ट इस वाले बूटस्ट्रैप में ख़त्म हो गई, पुराने बूटस्ट्रैप में चलता था। तो लेट्स रिमूव दिस, जो चीज़ अभी नहीं इस्तेमाल होती। ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ जो है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ के इनके अंदर नेस्टिंग भी हो सकती है। आप कहते हैं, लेट से आप कहते हैं कि इस कॉलम के अंदर फर्दर आपने कॉलम्स बनाने हैं, तो हर कॉलम इटसेल्फ फर्दर 12 डिविजन्स में डिवाइड हुआ हुआ होगा। उसको कैसे करेंगे? आपने लेट से आपका ये पहला कॉलम है, ठीक है, मैं यहाँ से ये टेक्स्ट हटा देता हूँ। इस पहले कॉलम के अंदर आप कहते हैं, मैं इस वाले कॉलम को इस टाइम एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि 3 और कॉलम्स बन जाएं जो इसके अंदर चलते रहें। ठीक है, आप इसके अंदर फिर से वही सब कुछ जिस तरह आपने यहाँ पर डिव रो किया था, आप इसके अंदर रो लगाएंगे। ठीक है, और उस रो के अंदर आप इसी तरह मज़ीद कॉलम्स ऐड करेंगे। लेट से, ताकि मैं आपके माइंड को फिक्सेट नहीं करना चाह रहा कि चार चार ही होते हैं, ये छः छः भी हो सकते हैं। ठीक है, 12 है ना टोटल, तो आप यहाँ पे 6 6 कर सकते हैं, तो वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। कॉलम, इसको हम इनर कह देते हैं क्योंकि वो अंदर नेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं 6। एंड लेट्स सी अब ये कैसा नज़र आता है। ये देखें जी, कॉलम इनर, ये उसके अंदर बेसिकली ये टोटल 12 थे, उसके अंदर 6 6 कॉलम्स उसके अंदर नेस्ट हो गए जो उसने ले लिए। ठीक है, अब आप इसको अगर रिसाइज करें, ये आपको इस तरह नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उस वो स्मॉल स्क्रीन तक अपने आप को इस तरह मेंटेन कर रहा है कि उसने 6 6 कॉलम्स इनके रखने हैं, और क्योंकि इस पूरे कॉलम का आपने डिफ़ाइन किया हुआ है कि उसने 4 लेने हैं, तो ये इस फुल विड्थ के अंदर से 4 ले रहा है। ठीक है, उसके अगला अगला 4 ले रहा है, अगला 4 ले रहा है। सो दिस इज़ हाउ द ग्रिड वर्क्स। अभी जो इसमें आपका छोटा सा प्रोजेक्ट है, उसमें भी ग्रिड का इस्तेमाल है, वो आपने करना है। और वो आपने अगर कर लिया तो इसका मतलब है आपको बेसिक्स ऑफ बूटस्ट्रैप आ गई है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपने बनाना है। ठीक है, इसमें ऊपर एक नैव बार है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद ये ग्रिड है जो कि रिस्पॉन्सिव है। ये देखें, जब ये बड़ी स्क्रीन पे पहुंचेगा तो ये 3 होंगे, और जब ये छोटी स्क्रीन पे होगा तो ये 2 होंगे। इसका मतलब है छोटी स्क्रीन पे ये 6 6 कॉलम्स ले रहे हैं, और बड़ी स्क्रीन पे ये 4 4 कॉलम्स ले रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक साइज़ का डिफ़ाइन करें। आपने लार्ज साइज़ का क्लास के अंदर जब आप कॉलम साइज़ कॉलम लार्ज 4 लिख के डिफ़ाइन करें, उसके बाद आप लिखें कॉलम मीडियम 6, तो जो वो मीडियम पे जाके 6 कॉलम्स ले लेगा। ठीक है, उसके बाद जब मीडियम से छोटा होगा तो वो यहाँ पे स्मॉल पे भी 6 ही डिफाइन हुआ हुआ है। ठीक है, अगर आप स्मॉल पे फिर 6 ना डिफाइन करें तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे सारे एट द एंड। ठीक है, तो ये आप कि रिस्पॉन्सिवनेस है, यहाँ पे आपका एक बैकग्राउंड कलर के साथ ये डिफाइन है। जो आपके पास बैकग्राउंड खूबसूरत सा कलर आ रहा है, बड़ी सी हेडिंग आ रही है, इस फॉर्मेट को जम्बोट्रॉन कहते हैं, इस क्लास को जम्बोट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये आपने खुद एक्सप्लोर करना है डॉक्यूमेंटेशन में कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे जब आप साइन इन पे दबाएंगे ना, तो वो एक और पेज पे जाएगा जो इस तरह का पेज होगा। ठीक है, और यहाँ से आप जैसे साइन इन पेज पे जाएंगे, यहाँ पे लैंडिंग पेज का लिंक आ जाएगा। जब आपने इस पर दबाना है तो वो इस पर आ जाए, और जब आप साइन इन पे दबाएं तो वो इस पर चला जाए। सो ये आपका प्रोजेक्ट है। इन दोनों
इस प्रोजेक्ट का भी मैं कंप्लीट कोड शेयर कर दूंगा, बट आपने इस प्रोजेक्ट को देखना है ऊपर से और उसके हिसाब से आपने इसको कोड करना है। आपने इसका HTML कोड कॉपी नहीं करना। हाँ, जहाँ फंस जाते हैं वहाँ आप कॉपी कर लें, बट ये चीज़ मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपका इस स्किल को टाइम देने का शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो अभी तक जो लोग बहुत सीरियसली फॉलो नहीं कर रहे थे, वो और नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग, वो जावास्क्रिप्ट तो समझें ही समझें, क्योंकि अगर किसी ने पूरी फ्रंट एंड बैक एंड शेक एंड वेब डेवलपमेंट नहीं सीखनी तो एज लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट सीख लें। उसके बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स हैं, वो हर जगह काम आ सकती है। सो इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पर फोकस करना स्टार्ट करेंगे। हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट की हम एटलीस्ट एक बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।